So, hello, namaste, sashikal, salam walaikum. This side, Assistant Professor Meenakshi Dwivedi, and you are watching Scholars Mantra. So, finally, हमारी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है. यूजीसी नेट एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का होने वाला है 21 नवंबर, जिसके लिए हम लोगों ने काफी इंतजार भी किया है और काफी प्रिपरेशन भी हमारी हुई है, रिवीजन भी काफी अच्छा हमारा हुआ है. और फाइनली ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सारी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से कंसाइज करने के बाद हम अपनी प्रिपरेशन को एक फाइनल स्ट्रक्चर दे सके और यूजीसी का जो एग्जाम है वो हमारा क्लियर हो सके. मेरी विशेष है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इस बार आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा. इस वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट है ये बताना कि किस तरीके से एग्जामिनेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं. भाई चाहे हमारा एग्जामिनेशन की कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, फिर भी हमें डर लगता है. हमें डर लगता है कि क्या पता अगर हमारा ना हुआ तो क्या होगा, क्या पता इस बार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मेरे को पेरेंट्स लोग क्या बोलेंगे, मेरे मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे. मतलब काफी चीजें ऐसी दिमाग में आती रहती हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक टीचर, एक आपका जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपको ये बताए कि किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है. मेरा भी जब एग्जाम्स क्लियर हुए थे, अभी भी जब भी मेरे एग्जाम्स होते तो उसमें भी अभी भी मुझे काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफी मेरे एरर्स हो जाते हैं, जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने 4 टाइम्स एग्जाम जो मेरा क्लियर हुआ है, मैंने 5 बार अटेम्प्ट दिया, उसमें से 4 टाइम्स मेरा एग्जाम क्लियर हुआ. पहली बार अटेम्प्ट इसलिए नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मेरे से हो गई. फिर हर बार एग्जाम्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है और वो जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगी, ताकि आपकी वो जो मिस्टेक्स हैं वो गलतियां ना हो सके. चाहे ये आपका पहला अटेम्प्ट हो, चाहे ये आपका दूसरा तीसरा, ये जो अटेम्प्ट होते ना, इनमें जो मिस्टेक्स होती है वो आपसे ना हो पाए और आप ये जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आप सीख पाए. क्योंकि एक कहावत है कि अगर सीखना है तो दूसरों की मिस्टेक से सीख लो, क्योंकि खुद की मिस्टेक से सीखने के लिए उम्र थोड़ी छोटी है जनाब. तो ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरों की जो मिस्टेक्स है उनसे सीख लें, ताकि हमारे पास जो टाइम है वो हमारा बच जाए. तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट द एग्जामिनेशंस और कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए एग्जाम्स के टाइम के लिए, एग्जाम से पहले का जो एक हफ्ता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये वीडियो अपने आप में एक कमाल का वीडियो हो सकता है. चलिए, तो भाई इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का हमारा जो ब्रांड न्यू कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से, जिसकी ड्यूरेशन है 2 मंथ्स के लिए, और जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की जाती है. रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा. यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो ये कि यहाँ पे आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है. यहाँ पे अबाउट द सिनॉप्सिस, अबाउट द थीसिस, अबाउट द रिसर्च पेपर, एवरीथिंग अकॉर्डिंग, चाहे पीएचडी से रिलेट करते हो, चाहे एमफिल से एमपीएड किसी भी आप फील्ड से रिलेट करते हो, तो रिसर्च अगर आपके पास स्ट्रीम है तो वहां पर ये वाला जो रहेगा आपके लिए बेस्ट रहेगा कोर्स. एंड पीजीटी का ऑलरेडी हमारे एडमिशंस हो रहे हैं. अगर आप टीजीटी या पीजीटी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो डी भी हो, एनबीएस केवीएस का जो एग्जाम्स है उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और अभी हरियाणा में भी वैकेंसीज आने को है, तो उसके लिए भी ये जो आपका रहेगा ये काफी बेसिक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कोर्स. एंड फाइनली वी आर हैविंग 1 ईयर सब्सक्रिप्शन. अगर आप बेसिक से एडवांस की तरफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स. तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर बताइएगा. चलिए अब चलते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें से सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिलेबस की. तो भाई पहले सिलेबस को जरा देख लेते हैं कि सिलेबस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देखिए, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, बायोमैकेनिक्स एंड किन्सोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, प्रोफेशनल प्रिपरेशन एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये सारे टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको करना है जेआरएफ. तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस बार जेआरएफ निकालना है,
तो बड़ा जरूरी है कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ज्यादा अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इस टाइम पे आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये मेरा छूट गया, वो मेरा छूट गया, नहीं। बिकॉज जेआरएफ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ये आप इस टाइम पे सबसे ज्यादा तैयार होने चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है या फिर मुझे केवल अपना यूजीसी का एग्जाम को निकालना है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज्यादा फोकस में रखना है, जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 1, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। और अगर प्रीवियस एग्जाम्स की बात करें तो 2018, 19 और 20 में जो एग्जाम हुआ है उसमें रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की जो क्वेश्चंस की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर बन जाता है। प्लस कॉम्प्रीहेंशन में स्टैटिस्टिक्स आती है, तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ये दूसरे नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्स में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, इनको भी जरा देखिएगा। एंड देन इसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो भाई जो अभी रिसेंटली जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम्स में साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछा गया था। अगर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के बाद अगर बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसमें ओलंपिक मूवमेंट हिस्ट्री, पूरी पूरी इंडियन हिस्ट्री एंड जो अदर कंट्रीज की हिस्ट्री है वो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये इसका सिलेबस ही अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। तो टॉपिक्स जितने ज्यादा होंगे तो क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी आपके लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद है टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एंड मेजरमेंट में रटना, मतलब सॉरी, इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग तो इतनी नहीं है, बट ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। दैट मीन्स रोट लर्निंग, है ना, अबाउट द सीक्वेंस, अबाउट द ईयर, अबाउट द ऑथर्स, किसने क्या इन्वेंट किया, कौन सा टेस्ट इन्वेंट किया। तो इस तरीके से आपको ये सारे नाम और ये सारे जो सीक्वेंस हैं, टेस्ट बैटरीज, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रोट लर्निंग की रिक्वायरमेंट होगी। बट ये टॉपिक ऐसा है कि एज इट इज भाई ऐसा का ऐसा ही आएगा। कोई भी ज्यादा कोई आपको ज्यादा कुछ इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की कोई नीड नहीं है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेजियस टॉपिक हो सकता है अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपका ज्यादा फोकस इन 5 टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, प्रोफेशनल प्रिपरेशन एंड बायोमैकेनिक्स, तो भाई ये भी टॉपिक्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सिलेबस में है तो आएगा। बट जो ज्यादा कुछ पूछते हैं वो इन टॉपिक्स में से पूछते हैं। तो आपका मेन फोकस इन टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए। भाई जो हमारे पास अभी जो 5 दिन बचे हैं ना, इन 5 दिनों में हमें ये देखना है, ये अटेम्प्ट करना है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उन्हें और ऊपर लेके जाना है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जो हमारे वीक हैं उनको थोड़ा सा एवरेज तक लेकर आना कि भाई अगर बाय चांस इनमें से कोई सवाल आ जाता है तो आपको आइडिया के अकॉर्डिंग उसका आंसर आता हो। तो इस तरीके से अगर आपने स्ट्रेटेजी किया तो आप बहुत अच्छे से अपने पेपर को क्लियर कर पाएंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग, इट्स नॉट अबाउट टॉप। आपको एग्जाम को टॉप नहीं करना है, ठीक है, कोई रैंक नहीं लानी है, केवल आपको इसका कट ऑफ क्लियर करना है। और कट ऑफ क्लियर करने के लिए अगर आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना लिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बना लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, दीज विल बी द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। और 5 ऐसे हैं जो आपको आते हैं और आपने उसको एवरेज में याद किया हुआ है या फिर अच्छे से प्रिपेयर किया, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस टाइम। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर जेआरएफ तो 10 के 10 टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से तैयार होना जरूरी है। बस यही डिफरेंस होता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशंस। तो एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी हमें कंफ्यूजन होती हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सोल्यूशन मिलना बड़ा जरूरी है। इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट्स लोगों से, जो हमारे प्रोफेसर्स लोग होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, उनसे हमारा बात होना बड़ा जरूरी है ताकि वो लोग अपना एक्सपीरियंस बता सके और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी सॉल्व हो सके। तो इस टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स के टाइम पे? तो भाई ओवर स्ट्रेस, भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अभी हम लोगों ने दिवाली देखा और हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है एग्जाम दोबारा से पोस्टपोन हो जाए। तो उस उम्मीद में थी, लेकिन मुझे मुझे पक्का पता था कि इस बार एग्जाम
पोस्टपोन्ड नहीं होगा, इस बार एग्जाम हो जाएगा, लेकिन कब होगा उसका तो आइडिया किसी को भी नहीं हो पाएगा। तो ये, लेकिन ये था कि हाँ एग्जाम जरूर हो जाएगा। तो हम लोग, तैयारी तो हमारी चल रही थी, बट एक होता ना फाइनल जो प्रिपरेशन है वो नहीं चल रही थी। बट फिर भी वी वर डूइंग समथिंग, वी वर डूइंग आवर ओन प्रिपरेशन। बट जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस हुई, अलग ही टाइप का स्ट्रेस आता है, और वो भी उनके लिए जिनके लिए एग्जाम क्रैक होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। उनकी नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है भाई। सही बात है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों से पूछती हूँ कि भाई क्यों आपके लिए यूजीसी नेट एग्जाम जरूरी, तो वो लोग ये सब कुछ बताते हैं। ये सही बात है, ये ऐसा सच में ऐसा होता है कि भाई क्योंकि जब तक जॉब नहीं लगेगी तब तक शादी कैसे होगी। तो ये बड़ा बड़ा एक रिलेशनशिप यहाँ पर है। तो उनके लिए यूजीसी का नेट एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाने के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो उनके लिए स्ट्रेस, ये नॉर्मल सी बात है, उनको हो रहा होगा। अब जब स्ट्रेस होगा तो फिर एंजाइटी होती है, राइट। हमें लगता है कि अगर इस बार नहीं हो पाया तो क्या होगा, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में प्रिपरेशन कैसे होती है। तो भाई 5 दिन में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। 5 दिन में जो आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो क्या करते हैं, उसको एक फाइनल स्ट्रक्चर देते हैं, फाइनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कोई अलग से 5 दिन में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि भाई 5 दिन में मैं आपका एग्जाम क्लियर करवा दूंगी, या फिर 5 दिन में आपका एग्जाम क्लियर, ये धोखा है। तो ये चीज आपको भी पता है कि भाई जो चीज जल्दबाजी में होती है उसका रिजल्ट कभी भी फ्रूटफुल आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। लोगों को सालों साल प्रिपरेशन में हो जाते हैं, तब जाके उनका एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। तो इट्स ओके अगर आपकी जैसी भी प्रिपरेशन है, बट ये जो फैक्टर्स है ना, अगर ये आपको हो रहे हैं तो फिर यहाँ पर जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी। तो ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी स्टूडेंट्स को हो रही है इस टाइम पे, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। अबे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही, मतलब ये क्या लॉजिक हुआ। अगर आप इस तरीके से अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ अगर करेंगे तो फिर ये चीज सही नहीं है। ऑन टाइम ईटिंग, ऑन टाइम स्लीपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, जस्ट इमेजिन। एंड जब हमारा कोई कंपटीशन होता है तो उसके लिए एक हफ्ते से हमारी प्रॉपर जो स्केड्यूल है वो तैयार रहता है। वो तो हमारा पूरा ईयर रहता है, पूरा साल हमारी ऑन टाइम प्रैक्टिस, ऑन टाइम प्रिपरेशन, ऑन टाइम हमारा लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, एवरी टाइम, हर एक स्केड्यूल। लेकिन जब हमारा एक हफ्ता होता है तो अलग ही टाइप की प्रिपरेशन हमारे लिए दी जाती है। तो जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर कि भाई आप एक प्लेयर हैं जिसका ये एग्जाम है, वो आपका कंपटीशन है, और ये हफ्ता आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबे जब तक सोओगे नहीं, दोबारा प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयार होगे, कैसे रिफ्रेश होगे। और जब तक खाओगे नहीं, एनर्जी कैसे आएगी। भाई दिमाग को भी तो ग्लूकोज चाहिए, और दिमाग के ऊपर इतना स्ट्रेस रखोगे तो स्ट्रेस गलत नहीं है। अगर दिमाग स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस के लिए न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो गलत है। तो अगर स्ट्रेस, अपने दिमाग को स्ट्रेस अगर दे रहे हो तो न्यूट्रिशन भी तो दो ना। तो न्यूट्रिशन आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लीप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप दोबारा से न्यू टॉपिक को पढ़ो तो वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए। इरिटेशन बिहेवियर, ये तो बड़ा कॉमन सी चीज है। मतलब मम्मी मेरे से बात मत करो, पापा मेरे से बात मत करो, और भाई बहन से आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन आपको हो रही है। टेंशन क्यों हो रही है भाई, अभी तक तो पढ़ा नहीं, अब आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में आपको पूरा सिलेबस को दोबारा से पढ़ना है, तो टेंशन तो होगी। उसके बाद क्या हो रहा है, एग्रेशन, गुस्सा आता है, गुस्से के बाद नर्वसनेस फील होती है, हाउ मच टू स्टडी जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो ये सब कुछ कंफ्यूजन है जो कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ये मेरे साथ भी हो रही है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना एग्जाम के टाइम पे पढ़ना चाहिए। तो अगर ये आपकी प्रॉब्लम्स है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस, बाकी मेरे स्टूडेंट्स जितने भी मेरी क्लास में आते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आज का वीडियो तैयार किया गया है, जिसको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई अगर आपने इस तरीके से प्रिपेयर किया तो आप जरूर इस बार एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ये आप लोगों के लिए सवाल है, डिफरेंस बिटवीन द विनर्स एंड द लूजर्स। तो भाई आप कौन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम विनर्स हैं कि हम लूजर्स हैं। और वो लोग कौन होते हैं जो लोग जीत जाते हैं, और जो लोग हार जाते हैं वो कौन लोग होते हैं।
तो डेफिनेशंस जो विनर और लूजर की है मेरे अकॉर्डिंग भी सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलता है। इट्स अ फिलोसफी, तो सबके व्यूज, सबके ओपिनियंस अपने अपने होते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे ओपिनियंस अच्छे लगते हैं तो भाई ये आपके लिए है। विनर्स एंड लूजर्स की डेफिनेशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से केवल इतनी है कि जो भी स्टूडेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंशियल और प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन को देखता है, वो डेफिनेटली जीतेगा, वो डेफिनेटली विन करेगा। एंड विनिंग एंड लूजिंग इट्स नॉट अबाउट क्रैकिंग एग्जाम। नो, आई डोंट थिंक सो कि अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप जीत गए। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अरे भाई, यूजीसी का नेट एग्जाम क्लियर हो भी जाएगा तो कर क्या लोगे उस एग्जाम का? कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका एग्जाम क्लियर है बट जॉब नहीं है, जॉब तो है बट इज्जत नहीं है। लोग नहीं पूछते, स्टूडेंट्स नहीं पूछते, तो जब कोई पूछेगा नहीं तो उस जॉब का करोगे क्या? चाहे वो आपकी सरकारी जॉब हो, चाहे वो आपकी कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जॉब हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब लोग आपको जाने। भाई वो उस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, बड़ा कमाल का प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स लोगों के में आपकी बातें हो रही है, भाई वो देखो वो टीचर है, उससे मैंने अपने पढ़ाई किया और मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किए। तब जाके आप ये बोल पाओगे दैट आई एम अ विनर। जस्ट यूजीसी का एग्जाम क्लियर हो गया, कोई एनवीएस का एग्जाम क्लियर हो गया, DSSB का एग्जाम क्लियर हो गया, आर यू अ विनर? नो, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ विनर। विनर तब होगा जब आपने स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग तैयारी करी है, प्लानिंग करी है, डीप नॉलेज है आपको, और जिस टाइम पर आपका एग्जाम है आप तैयार हो, आप तैयार हो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द विनिंग। विनिंग, ठीक है? तो आपने सिचुएशन को जीत लिया। तो भाई एग्जाम को जीतने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, सिचुएशन को जीत जाओगे, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। डोंट फोकस ऑन द डायरेक्ट एम। डायरेक्ट एम के ऊपर कभी भी फोकस मत करो। ऑब्जेक्टिव्स और जो पाथ आपने लिया है उसके ऊपर अगर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को जरूर क्लियर करोगे। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको लग रहा है कैसे होगा, एक हफ्ते में कैसे प्रिपरेशन होती है, कैसे प्लानिंग करूंगी, ये करूंगी या वो करूं, भाई इतनी सारी टेंशन अगर आपको है और जिसकी वजह से आपका प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपकी डेफिनेशन है लूजर। तो लूजर और विनर्स में यही चीज है, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो और डेफिनेटली यू विल विन। इट्स नॉट अबाउट एग्जाम, इट्स अबाउट द सिचुएशन। ओके, तो ये मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए डेफिनेशन है, तो जरूर देखिएगा। ये अभी भी आपके पास टाइम कम नहीं है, 5 दिन काफी होते हैं रिवाइज करने के लिए। ओके, चलिए, तो मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बिफोर द एग्जामिनेशंस एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। तो भाई बिफोर द एग्जामिनेशंस कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, और ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप एग्जाम में होते हो तो उस तरीके से आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। चलिए, तो भाई व्हाट पॉइंट्स वी शुड कवर बिफोर द एग्जामिनेशंस। तो एग्जाम से पहले हमारा किस किस पॉइंट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए? तो भाई देखो, सिचुएशन किस तरीके से देख रहे हो आप, ठीक है? तो भाई जो सक्सेस है ना वो एक दिन में नहीं मिलती है भाई। आपने एग्जाम के एक रात पहले पढ़ लिया, उससे बीपीएड एमपीएड तो क्लियर हो सकता है, बस यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। अगर आपने 5 दिन भी, आखिरी के 5 दिन भी लगातार पढ़ लिया तो भी आई डोंट थिंक कि यू विल सक्सीड। नो, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, यूजीसी का नेट एग्जाम तो निकाल लोगे, नॉलेज 5 दिन में आती है क्या? नॉलेज 5 दिन में नहीं आती है। और जिसने भी विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजी अगर काम करना स्टार्ट किया तो एंड में ये सिचुएशन जरूर होगी। आपको आपको लगेगा भाई कितना पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जो, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट हैं, उनको ये मैंने हमेशा बताया हुआ है कि हमारी प्रिपरेशन में प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई व्हाट पॉइंट्स टू फोकस जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन? नंबर 1, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक यार, बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड योर प्रिपरेशन। भाई जो मैंने प्रिपेयर किया ना काफी है, उसी में मेरा एग्जाम क्लियर होगा इस बार। अपने ऊपर और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर अगर भरोसा नहीं है ना, तो चाहे कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो बड़ा जरूरी है यहाँ पे कि इस टाइम पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भाई कोई बात नहीं, एग्जाम अगर एकदम से आ गया तो उन्होंने पोस्टपोन भी तो एग्जाम कितनी बार किया ना, आपको कितना कितना वक्त दिया प्रिपेयर करने का। तो ये टाइम आपको पैनिक होने का नहीं है। जितना भी आपके पास टाइम है उसको दोबारा से प्रिपेयर करो प्लानिंग के साथ।
उसके बिना कुछ नहीं होगा। प्लान करो कि भाई मुझे एक दिन में कितना प्रिपेयर करना है, पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, जितना हो सके रिवाइज करिए। नंबर 2, स्टॉप टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स अबाउट योर्स एंड देयर प्रिपरेशन। भाई अपनी प्रिपरेशन और उनकी प्रिपरेशन के बारे में पूछना और बताना छोड़ देना अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग फैक्टर है। क्योंकि हम क्या करते हैं, भाई तेरी प्रिपरेशन क्या चल रही है, अच्छा मेरे को तो यार ये नहीं आता, मेरे को तो वो नहीं आता, अच्छा तेरे को सब कुछ आता है। अगर यहाँ पर ये बात आ गई कि भाई मुझे ये नहीं आता, उसे तो सब कुछ आता है, बस आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो वहीं के वहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको यहाँ पर अभी अपनी जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो आपके मेंटल फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर फोकस करना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके मोटिवेशन को बढ़ा रही हैं, और जो ऐसे फैक्टर्स जो आपके मोटिवेशन को नीचे ला रहे हैं उनको वहीं के वहीं हटा दो। दिस इज द मेन फैक्टर। अपने एग्जाम के बारे में, अपनी प्रिपरेशन के बारे में उन लोगों से अगर आपको बताना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आप जिनको आपको लगता है कि यार ये मुझे एक सही रास्ता दिखाएंगे, उनको बताइए। बट फिर से इस बारे में मैं फालतू बातें नहीं होनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। ये चीजें मत करना, इसको वहीं की वहीं रोक दो। अभी देखो ना, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, हर जगह यही बातें हो रही है। मतलब क्यों करना ये बातें, इनको हटाओ, इनका कोई मतलब नहीं है। भाई आपकी प्रिपरेशन और आपके बारे में आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता है, तो आपको पता है तो बस काफी है। ओके, नेक्स्ट आता है कंसाइज योर स्टडी एंड मेक अ फाइनल 1 वीक प्लान। अगेन आई एम सेइंग, ये जो 1 वीक प्लान है ना, ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग अगर आपने फोकस किया तो जरूर आप एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, दिस इज नॉट अबाउट लास्ट डेज डीप प्रिपरेशन, क्योंकि डीप प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, डीप नॉलेज आपने ले ली है। अब ये वो हफ्ता है जिस हफ्ते में जो आपने पढ़ाई किया है उसको फाइनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, सिलेबस निकालो, सिलेबस में से जो अलग अलग यूनिट्स है वो निकालो, अलग अलग यूनिट्स में जो आपके मेन टॉपिक्स हैं वो निकालो, और जो मैंने क्लास में बताया था, जो आपके टीचर्स लोगों ने आपको बताया था कि भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो उनके ऊपर फोकस करिए, उनको रिवाइज करिए। ठीक है, तो ये वो टाइम है जब मैंने बताया था कि आपके अपने नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो आपको पता होता है भाई ये चीजें हैं जो ब्रीफ में मुझे पढ़नी है लास्ट में, तो ये उनका टाइम है। नेक्स्ट आता है आपका डिक्रीज द लोड एंड इंक्रीज द स्पीड। तो भाई अपने लोड को डिक्रीज करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ। जैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में होता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लॉज में होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, दिस वन, कि जब हम लोग कंपटीशन के टाइम पर होते हैं तो उस टाइम पे वॉल्यूम कम हो जाता है और इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सेम विद दिस प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में भी ऐसा ही होता है। इस टाइम पे आपको वॉल्यूम को कम करना है, मतलब आपकी डीप नॉलेज और आपने एक बुक, 2 बुक, 3 बुक, बुकिश नॉलेज अभी इस टाइम पे आपको छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है स्पीड का। स्पीड का मतलब हो गया रिवीजन एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस और जो रिवीजन है ये आपको देगा इंटेंसिटी। फटाफट निकालो। अभी यहाँ पर आपको समझने का टाइम गया, समझने बैठोगे तो पूरे दिन में एक ही टॉपिक पढ़ पाओगे, और वो टाइम अब नहीं है। समझना मत, मैं आपको बार बार ये चीज बता रही हूँ। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा ना इस टाइम पे, तो मैं उसे भी यही बोलूंगी, भाई अभी इसको डीपली मत समझो, जरूरत नहीं है। उतना समझ लो कि भाई एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करोगे, दैट्स इट, उतना काफी है। ओके, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे अपनी स्पीड बढ़ा दो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ट्राई टू रिवाइज द स्पेसिफिक टॉपिक्स रेदर देन गोइंग फॉर अ थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन शुरू कर दो। जो भी आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। डोंट फोकस ऑन द थ्योरी, जस्ट फोकस ऑन द ब्रीफ टॉपिक्स, ऑन योर ओन जो भी आपके अपने नोट्स होंगे उसके ऊपर फोकस करिए। और जो भी टीचर्स लोगों ने आपको जो भी ब्रीफ में पॉइंट्स लिखवाए थे उनके ऊपर फोकस करिए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, सबसे बेटर रहेगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क ऑन योर प्रीवियस मिस्टेक्स। हर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में आप लोगों ने कितनी बार अपनी मिस्टेक्स को देखा होगा, कितनी बार। यहाँ पर भी क्लास में, यूट्यूब क्लास में भी आप लोग से कितनी सारी मिस्टेक्स हो जाती है। मैं रोज बोलती हूँ भाई लिख लो, अपनी गलतियों को लिख लो, क्योंकि ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपको देखनी है, और इन मिस्टेक्स की वजह से आपका एग्जाम क्लियर होगा। जैसी मिस्टेक्स ओवरकम होंगी उतनी जल्दी आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो अब वो वक्त है जिस वक्त में आपको अपनी मिस्टेक्स को देखना है और ओवरकम करना है।
तो प्रीवियस मिस्टेक्स को देखने का वक्त अभी है भाई। उसके बाद भाई डोंट डिस्टर्ब योर ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीप साइकिल। अच्छे से खाओ और अच्छे से सो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से खाया और अच्छे से जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो किया, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको किसी भी प्रिपरेशन के लिए। प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगेन आई एम सेइंग रिलेट योरसेल्फ विद अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कंपटीशन के पीरियड का जो एक हफ्ता होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि भाई क्या आपको खाना चाहिए और किस तरीके से आपकी रिकवरी के लिए आपको टाइम चाहिए। तो भाई रिकवरी एंड योर न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपने इस टाइम पे, अगर आपको, भाई किसको पसंद नहीं है जंक फूड, किसको पसंद नहीं है मोमोज, किसको पसंद नहीं है पिज्जा, भाई आई लव दैट। मतलब मेरा भी फेवरेट है गोलगप्पे। ऊपर से मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी से हूँ, तो यूपी में ये जो जो आइटम्स है ये बड़े ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। तो बट मुझे पता है कि भाई पूरी जिंदगी है मेरे पास, ये एक हफ्ते को छोड़ दो, ये एक हफ्ते को छोड़ दो, ठीक है। तो इस हफ्ते में डोंट ईट जंक फूड, बिकॉज उस जंक फूड के खाने से आपके जो जो मेंटल एक्टिविटीज है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये हमें रियलाइज नहीं होता, बट सच में ऐसा होता है। जब आप ये फूड खाओगे तो नींद ज्यादा आएगी, रिकवरी का टाइम ज्यादा लगेगा, आपको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, जो कि हमें दिखता नहीं है बट ऐसा होता है। हम सबको पता तो है, हम लोगों ने पढ़ा तो है यार ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में, बस उसी को इम्प्लीमेंट करो। तो जितना हेल्दी खाओगे उतना ज्यादा रिवाइज कर पाओगे, और जल्दी से आपका जब रिवीजन हो जाएगा तो आप तैयार हो पाओगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड। तो भाई अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एग्जाम के पहले आपको प्रिपेयर होना है। दूसरी चीज कि एग्जाम से पहले आप साइकोलॉजिकली कैसे प्रिपेयर हो सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, टॉक विद योर टीचर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इसको मैं अपनी स्टोरी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज इन अ स्कूल, एंड स्कूल में इंटर का एग्जाम था। तो उस एग्जाम्स में मतलब आई वाज वीक इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जब स्कूल्स में ये बताया गया, भाई देखो स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती है, हमारी ट्यूशंस में पढ़ाई हुई है, तो ये बात सच है। क्योंकि अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्कूल्स में टीचर्स क्यों ऐसे पढ़ाते हैं ताकि हमें ट्यूशंस लगाना पड़े, आई डोंट नो। इवन कॉलेज में भी ऐसे होता है, कॉलेज में क्यों ऐसा पढ़ाते हैं ताकि हमें ट्यूशंस लगाना पड़े, हमें इंस्टीट्यूट में जाना पड़े, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, आई रियली होप कि हम लोग जब एक टीचर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट में ना जाए, हमारे बच्चे हम ही से पढ़ना पढ़ना देखे, उनको पसंद हो कि भाई इन्हीं टीचर से पढ़ना है, ये है हमारे मेन टीचर्स। तो ऐसा एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा अपनी लाइफ में, टीचर बनिएगा अपनी लाइफ में। तो भाई जब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मुझे इंटर में जब ये था कि भाई इस बार तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि मींस आई वाज हैविंग पीसीएम। तो पीसीएम में मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाना बड़ा जरूरी होता है, अदरवाइज कहीं एडमिशन नहीं मिलता। तो मेरे ऊपर भी प्रेशर था, प्लस मेरी मैथमेटिक्स वीक थी। तो हमारे एरिया में एक सर थे, तो उनसे हम सब लोगों ने ग्रुप में ट्यूशन लगवाया। एंड वो ट्यूशन था सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे विद विद बाइसाइकिल में 5 किलोमीटर वहां पे ट्यूशन, फिर उसके बाद स्कूल, उसके बाद दूसरा ट्यूशन, और फिर इवनिंग में प्रैक्टिस, क्योंकि इवनिंग में मेरा एथलेटिक प्रैक्टिस भी होता था। तो ये सब कुछ चलता था पूरे के पूरे दिन में। तो सुबह का जो 5 बजे का जो मैथमेटिक्स का ट्यूशन था ना, वो बड़ा ज्यादा अखरता था मुझे। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे मार्क्स लाने थे, बिकॉज मेरा एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाए इसके लिए, ठीक है। तो ये मेरा मोटिवेशन भी था। तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया पूरा साल, 5 बजे उठ के ग्रुप में। भाई जब ग्रुप में स्टडी होती है तो अपने आप ही मन होता है, ठीक है। तो उसके बाद किया, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस किया। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ? जब एग्जामिनेशन का वक्त आया, आई बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई मेरी हो गई, और इतने अच्छे से उन्होंने मुझे मुझे पढ़ा दिया, तो मुझे लगने लगा भाई इस बार तो मैं निकाल लूंगी, इस बार तो मेरा निकल गया, और इस बार मेरा मैथमेटिक्स में सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने ये बात अपने अंदर बिठा ली, और मैंने जो मेरी ट्यूशन थी वो मैंने छोड़ दी। मैंने उनको बोला कि सर मुझे आ गया है, अब मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगी, अब मैं अपने अपने हिसाब से प्रिपरेशन में देखूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मत आइए, है ना। तो ऐसा करके एग्जाम के लिए केवल 1 महीना बचा था, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट किया। और जब मैंने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट किया, एग्जाम दिया,
और मैं इतनी ओवर एक्साइटेड थी एग्जाम के टाइम में भी कि एक्साइटमेंट में मेरा जो पेपर था वो छूट गया। अब वो और भी लंबी स्टोरी है, बट मैं वो लंबी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगी। अब वहां पर जो मेरी मिस्टेक्स हुई, वो वाली मिस्टेक्स तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरा पहला एग्जाम था। वो मेरा पहला एग्जाम था, तो मैंने जो मेरी मिस्टेक्स हो सकती हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया। भाई मुझे लगा कि मुझे पेपर आता है, मुझे पूरे की पूरी मैथमेटिक्स आती है, तो मैं क्यों जाऊं टीचर के पास, मैं क्यों जाऊं वहां पर जहां पर मेरा टाइम वेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन एक्चुअली में मैं पता है क्या हुआ, एक्चुअली में ये होता है कि जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो, तो टीचर एंडिंग में क्लास के लास्ट में जब एग्जामिनेशन आपके नजदीक होता है, तो वहां पे कुछ ऐसी बातें बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो आपको देखना, आपको सुनना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता रही हूँ, और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो वीडियो देखते ही अरे यार ये तो बेकार वीडियो है, हटाओ इसको, कोई और लगाओ, है ना, क्योंकि भाई यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ये कोई भी झूठ नहीं है, ये सच बातें हैं। तो एंडिंग में अपने टीचर की बातों को सुनना, टीचर की बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट आता है आपको प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद। भाई अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। अरे क्यों नहीं होगा, मैंने इतनी मेहनत करी है, क्यों नहीं होगा, अरे होगा। लेकिन वो पेपर आप पहली बार दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपका टीचर है, तो यहाँ पर वो बातें जो आपको पता भी नहीं है, वो आपको टीचर बताएगा, आपके पेरेंट्स बताएंगे, आपके जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। तो उनसे इस टाइम पे बात करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर और अच्छा आ सकता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना ओवर कॉन्फिडेंट में अपने मार्क्स को लूज कर दिया, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट हाँ, उस टीचर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, तो मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगी। बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चेक योर प्लान एंड स्ट्रेटेजीज ऑन रेगुलर बेसिस। भाई जो भी प्लानिंग आपने बनाई है, जो भी प्लानिंग के ऊपर आपका फोकस आप चाह रहे हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, दैट इज आवर ऑफिस नंबर। ऑफिस नंबर पे अगर आपको मुझसे किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए अबाउट द स्ट्रेटेजी, अबाउट द प्लानिंग, तो आप जरूर कभी भी फोन मिला सकते हैं, ताकि मैं आपको आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, आपकी प्लानिंग के लिए हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बनाना। किस तरीके से पेपर 1 के लिए आपको वक्त निकालना है, पेपर 2 के लिए किस तरीके से आपको वक्त निकालना है, पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स जिसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, पेपर 2 में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने ड्यूरेशन को डिवाइड करोगे ताकि आपके पास दोनों के लिए वक्त हो। तो ये सब कुछ आपके लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज। ओके, नेक्स्ट आता है आपके लिए पॉजिटिव टॉक्स एंड टॉक टू योर मॉम एंड डैड। अरे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेरेंट्स लोगों से बात करो, क्योंकि जब आप लोग अपने मम्मी पापा से बातें जब आपकी होंगी, तो आपको मेंटली रिलैक्स होगा, मेंटली आपको अच्छा लगेगा। ओके, क्योंकि हमें पता है भाई, फिजियोलॉजी आपकी ऐसे ही तो होती है काम कर, जब आपको अच्छा लगता है तो आपकी ब्रेन में, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी हैप्पी हार्मोन्स जो कि रिलीज होती है, और हैप्पी हार्मोन्स की वजह से आपको अच्छा फील होता है। और जब आपको अच्छा फील होता है, तब ऑटोमेटिकली किसी भी चीज में मन होता है काम करने का। ठीक है, तो पॉजिटिव टॉक्स अपने आप को करना बड़ा जरूरी है। अरे पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं एक हफ्ता बचा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पिछली बार भी मेरा इतने सालों में तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इस बार क्या ही हो जाएगा। अरे यार ये किस टाइप की बातें हैं, ये किस टाइप की, मतलब इस टाइप की बात तो करना नहीं है, और किसी को बोलना भी नहीं है। क्योंकि अगर नेगेटिव आप बोलते हो, तो आप तो अपने आप को नेगेटिव बना ही रहे हो, प्लस अपने एनवायरनमेंट को भी आप नेगेटिव बना रहे हो। तो पॉजिटिव टॉक्स करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन क्या है, किसके लिए आप, मतलब आपने ये जो एग्जामिनेशन है वो आपके लिए क्यों जरूरी है, क्या ऐसी एनर्जी है जो आपको कंटिन्यूअसली इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए उकसाती है, क्या है ऐसा मोटिवेशन, वो अगर आपको पता है तो उसके ऊपर फोकस करो। ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपका मोटिवेशन एकदम हाईएस्ट लेवल पर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में और मोटिवेशन में डिफरेंस होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस,
क्योंकि वो इस टाइम पे होना नहीं चाहिए। बट हाँ, यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस कि भाई इस बार मैं पक्का एग्जाम निकाल दूंगा। तो ये मोटिवेशन आपको किसी भी चीज से मिलता हो, आपकी मम्मी से, आपके पापा से, स्टडी से, आपके किसी भी एक टीचर से, भाई कहां से भी आपको मोटिवेशन मिल रहा है, जाओ उसके पास, जाओ उसे बात करो एंड गेट दैट मोटिवेशन कि भाई ठीक है। और सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको अपने आप से। भाई मुझे पता है कि मुझे क्यों चाहिए ये एग्जाम, और कौन देगा आपको मोटिवेशन, आप दोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मेडिटेशन एंड रिलैक्स योर माइंड, भाई बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, अगर मेडिटेशन किया और अगर हम लोगों ने दिमाग को रिलैक्स किया, उससे क्या ही हो जाएगा। इतने में तो मैं अपना एक चैप्टर पढ़ लूंगा। कुछ लोग होते हैं जो दिन में 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, पेपर 1 अलग पढ़ रहे हैं, पेपर 2 अलग पढ़ रहे हैं। उनको दिमाग में बैठ रहा है केवल 2 आवर्स की प्रिपरेशन। ठीक है, मतलब कैसे गया, उन्होंने 12 घंटे उन्होंने पढ़ाई किया, बट उनको जब देखोगे तो उनको कुछ याद ही नहीं हुआ। पढ़ाई तो उन्होंने करी 12 घंटे, बट याद नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो आपकी दिमाग की कैपेसिटी है वो तो बढ़ाई नहीं, ओवरलोड आपने देते रहे। भाई आपकी कैपेसिटी ही जब उतनी है तो चाहे जितना भी आप ओवरलोड दोगे जाएगा ही नहीं अंदर। जब पढ़ते रहो, पूरा दिन पढ़ लो। बोलने की बात है कि भाई मैं तो इतने इतने आवर्स पढ़ता हूँ, अरे पढ़ना अलग होता है, आपने अचीव क्या किया, नॉलेज कितनी गई अंदर। यहां पर जाने के लिए पहले इसकी कैपेसिटी तो बढ़ाओ। इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाओगे तो कैसे अंदर जाएगी कोई नॉलेज। बड़ा जरूरी है अपने माइंड को इस टाइम पे रिलैक्स करना, क्योंकि अगर आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी तो चाहे आप 1 आवर पढ़ो, चाहे आप 2 आवर्स पढ़ो, वो ज्यादा जरूरी रहेगा और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा रेदर देन 12 घंटे पढ़ने से। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ये सब कोई बताएगा आपको, हर कोई बताएगा। जिस बंदे ने इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा वो बताएगा, और जिसने नहीं किया होगा वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, जरूरी तो होता है, हर कोई तो बोलता रहता है। तो भाई लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर हर कोई बोल रहा है तो वो सच में वो बात सही है। ओके, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज हमसे अच्छा कौन जानता है। We belongs to physical activities, we belongs to physical education। हमसे अच्छा किसको पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस टाइम के लिए। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी के जितने भी जो आपके टिश्यूज है और जो बॉडी के ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम, जो भी आपके फंक्शनल कैपेसिटी है, इंटरनल फंक्शन कैपेसिटी, वो एक्टिवेट हो जाती है। और इस टाइम पे आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन में रहती है। तो जब आपकी इंटरनल बॉडी की फंक्शंस की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमम नहीं होगी? अरे होगी, बहुत अच्छे से होगी। तो अगर आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी अगर हाईएस्ट लेवल पर होगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से चीजों को पढ़ पाएंगे। तो फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एरोबिक करो चाहे आप एनारोबिक करो। लेकिन जब आप अगर आप एनारोबिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो एक चीज का याद रखिएगा, डोंट ओवर बर्डन योर फिजिकल। ओके, जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर ओवर बर्डन मत दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, अगर आपने हाई एंड्योरेंस ट्रेनिंग को किया है, हाई स्टर्नस एक्टिविटी अगर आपकी हुई है, तो फिर आपकी रिकवरी, आपके लिए रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिकवरी में अपना वक्त दोगे तो फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लेकिन एरोबिक जितनी हो सके एरोबिक एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप एरोबिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे तो आप ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज को अचीव कर पाओगे, प्लस रिकवरी में भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, स्ट्रेस रिलीवर, जो भी चीजें आपको पसंद आती है जिससे भी आपको स्ट्रेस रिलीव होता है वो जरा पढ़िए, क्योंकि वो चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रह सकती है अपने दिमाग को शांत रखने के लिए। व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड ड्यूरिंग एग्जाम, तो ये तो हम लोग बात हुआ कि एग्जाम से पहले हमारे लिए क्या जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम हॉल में होगे तब आपके लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट, रीड द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली। भाई जब आप किसी भी एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो उस पहले आपको मिलेगा आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और जब आप एग्जाम हॉल में होंगे आपके पास सिस्टम होगा, तो सिस्टम में भी काफी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो उसमें भी आपके जो भी आपके टीचर्स है, प्रोफेसर, उनसे पूछ लीजिए भाई किस तरीके से एग्जाम आता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, तो वो आप लोग को बता देंगे, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स है वो इंस्ट्रक्शंस की वजह से ना हो पाए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। नंबर 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट नाउ। भाई
जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, जो हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, उसी को लाना, उसी को वहां पे ट्राई करना, कुछ नया ट्राई मत करना। भाई मीनाक्षी मैम ने ये कहा था, मीनाक्षी मैम ने वो कहा था, यहाँ इस टाइम पे ट्राई करते हैं। भाई एग्जाम टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए होता ही नहीं है। वहां पे जो प्रिंसिपल जो आता है वो है ऑटोमेटाइजेशन का। वो चीजें अपने आप होने दो भाई, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी वो चीजें ऑटोमेटिक होंगी। वहां पे कुछ भी अलग से मत लाना कि भाई ये एक बार ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, वो मत करना, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है वो आपका होना चाहिए इस टाइम पर, दिस इज अ टाइम। जो भी आपका ये हफ्ता है, इस टाइम पे जो भी आपको एक्सपेरिमेंट आपको देखना है, ट्राई करना है कि भाई मेरा पेपर 1 कितने मिनट्स में होना चाहिए, पेपर 2 कितने मिनट्स में होना चाहिए, पहले मैं ये अटेम्प्ट करूं, पहले मैं वो अटेम्प्ट करूं, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना और जो भी प्रैक्टिस है वो पहले ही कर देना। नंबर 3, सॉल्व द पेपर स्ट्रेटेजिकली। जो प्लानिंग होगी ना, देखो आपने प्लान कर लिया, आपने स्ट्रेटेजीज बना ली, बट प्रैक्टिस नहीं किया। और जब आपने आपके सामने एग्जाम है और आपके सिस्टम के ऊपर आपके क्वेश्चन है, फिर आपको याद आ रही है अच्छा मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने ये प्लान किया था। अरे भाई इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती चीजें, और वहां पर होगा आपका टाइम वेस्ट। और टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बचाना है, टाइम है ही नहीं हमारे पास। तो जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होगी, उतना उससे ज्यादा जरूरी है उसको प्रैक्टिस करना। एंड दिस इज अ टाइम जिसमें आप वो स्ट्रेटेजीज और वो प्लानिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपने प्रैक्टिस किया, जब आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया तो वो हो जाएगा ऑटोमेटाइजेशन फेज, और एग्जाम में अपने आप आंसर निकलेंगे, अपने आप। ये चीजें होती हैं जिस तरीके से आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके, तो स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करना जरूरी है भाई, जो आपने प्लानिंग किया था उसी प्लानिंग से आपका एग्जाम अचीव होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको बताऊंगी आगे कि किस तरीके से आप अपना जो पेपर है वो स्ट्रेटेजिकली सॉल्व कर सकेंगे। ओके, डू ऑल द नोन क्वेश्चन फर्स्ट एंड अवॉइड द टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी आपको सबसे पहले सवाल आते हैं उन्हें ही देखिएगा, जो आपको नहीं आते उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, क्योंकि उनका टाइम हम करेंगे लास्ट में। अब कैसे होगा ये, देखो भाई मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करिए आपके पास है 150 क्वेश्चंस, ठीक है, 150 है आपके पास क्वेश्चंस, पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर। दिस इज नॉट अ D+B एग्जाम, तो कि भाई आपके सामने पहले पेपर 1 आएगा उसके बाद पेपर 2 आएगा। नो, पेपर 1 पेपर 2 इकट्ठा आएगा आपके पास, आपके सामने, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 आपके सामने इकट्ठा आएगा, दैट मींस यू विल हैव 150 क्वेश्चंस। एंड 150 का मतलब है पेपर 1 पेपर 2 आपके पास दोनों है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड है कि पेपर 1 आपका पहले हो, पेपर 2 आपका बाद में हो, ठीक है। अब पेपर 1 के पीछे क्या एक रीजन है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले आपने पेपर 1 अटेम्प्ट किया, और पेपर 1 में होते हैं आपके 50 क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर 1 में है आपके 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई 50 में से जब आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, अक्सर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ जी होता है मैम, होता है, क्यों नहीं होता है। स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको डीआई दे दे, और डीआई को देख के आपने बोला भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट आ गया पेपर। अरे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में इजी दिया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सवाल आपको डिफिकल्ट लगे, हटाओ, 1 मिनट से ज्यादा आपको देना ही नहीं है, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स। भाई अगर किसी सवाल में आपको 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं ना, वहीं के वहीं छोड़ दो, 5 मिनट तक देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो ये बड़ा जरूरी है कि जो भी सवाल आपको आते हैं, मान लो 150 में से आपने अटेम्प्ट किए 120, मान लो, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं 30, जो बचे हुए हैं आपके 30 क्वेश्चंस, ये वो हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर आपको आइडिया है तो वो आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये वाले वो क्वेश्चन है जो आपको आइडिया ही नहीं है, मतलब अगर आपका पेपर क्लियर होना होगा तो इसी में हो जाएगा, 120 में ही पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपका होना होगा तो अगर आपने 120 ही अच्छे से अचीव अगर आपके हो गए हैं तो इसी में पेपर क्लियर। भाई कितने कट ऑफ आता है, कट ऑफ कितना आता है, 55 आ जाता है, 55 भी नहीं, 52 से लेकर आता है 55 फॉर ओपन। एंड अगर आपको निकालना है स्कॉलरशिप तो उसके लिए आपका
तक जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 120 क्वेश्चंस काफी रहेगा। अभी जो बच गए ये 30 क्वेश्चंस, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ट्राई करो, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो तुक्का मार दो, तुक्का मार दो, तो इसमें आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जिस तरीके से आपने यहाँ पे अचीव किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 120 में से अगर आपने अचीव किया तो यही से आपका क्लियर होगा। और जो बाद में आपको बचेगा, तो आपने हाफ एन आवर का लास्ट में बचाया, तो उसमें आप ये अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो डू ऑल द क्वेश्चंस, जो आपको आते हैं वो आपको पहले अचीव करने हैं, ट्राई करने हैं, और जो आपको नहीं आता है उसको छोड़ दो, अदरवाइज उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। भाई मुझे ये नहीं आ रहा है, और उसमें लगे हुए हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अबे एक सवाल में आपने 5 मिनट यहीं पे लगा दिए और आपको आ भी नहीं रहा है, उसकी वजह से जो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, वहां पर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तो वो चीजों को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है आपका डू पेपर 1 फर्स्ट एंड देन पेपर 2। तो पहले जो आपका पेपर 1 है वो होना चाहिए, पेपर 2 उसके बाद। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब एक बार मैंने अपना एग्जाम दिया था, मैंने एनबीएस का एग्जाम दिया था, तो एनबीएस के एग्जाम्स में मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। वो ये कि उस टाइम पे मेरा पेपर 1 थोड़ा सा वीक था, तो मैंने पेपर 2 पहले अटेम्प्ट किया। मुझे लगता है कि भाई मेरा पेपर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने पेपर 2 पहले अटेम्प्ट किया। और पेपर 2 जब मैंने अटेम्प्ट किया, तो जब पेपर 1 मैंने अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई किया, तो मेरा दिमाग काम ही नहीं किया। मेरा दिमाग काम नहीं किया क्योंकि मेरा जो दिमाग था उस टाइम पे एग्जॉस्ट हो चुका था। पेपर 2 में चीजों को जब आप सोचते हो तो ज्यादा डीपली देखते हो, ज्यादा डीपली उसको सोचते हो, रिलेट करते हो, तो वहां पे जो आपके दिमाग की जो फंक्शनैलिटी है वो ज्यादा होती है, और उसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। देन पेपर 1 में आपका दिमाग काम नहीं करता, तो बड़ा जरूरी है कि आपने पहले पेपर 1 को किया और देन पेपर 2 को किया, ठीक है। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे रीड विद द नेचुरल इमरजेंसी, सॉरी तैयार रहिएगा अगर कोई नेचुरल इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए। भाई देखो, कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में होते हो तो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपका जो माउस है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, आपका जो एरिया है वो बाथरूम के बगल में है, तो काफी डिस्टरबेंस हो रही है। टीचर्स लोगों से आपने पेन और पेपर मांगा, अभी तक आया ही नहीं है ना। कितनी बार ऐसा होता है आपके ऊपर जो पंखा है वो काम ही नहीं कर रहा है ना। भाई अब तो चलो, अब तो पंखे की नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपको लगेगा कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स में मेरा एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो नेचर होता है ना, जो आपका नेचर, वो नेचर भी आपका एग्जाम लेता है। जब आपका एग्जाम क्लियर होना होगा ना, तो उस टाइम पे आपका नेचर भी एग्जाम लेता है कि क्या आप तैयार हो। अरे भाई, आपने तैयारी तो आपकी कर ली, आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई के अलावा भी एक चीज होती है जो आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगी, टीचर बनाएगी, वो है आपका मेंटल स्ट्रांगनेस, आपकी विल पावर। तो भाई आप दिमाग से कितने स्ट्रांग हो, क्या आपने उस सिचुएशन की वजह से अपने एग्जाम को हटा दिया, क्या उस प्रॉब्लम्स में आपने एग्जाम्स को हिंडर किया, प्रॉब्लम क्रिएट किया। अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए बेकार है। ये सारी एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप अपने एग्जाम में हो, एग्जाम हॉल में हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपकी एग्जाम में कोई दिक्कत आ रही तो इनको हटाओ पहले, ठीक है। तो आपका मेन फोकस है आपके एग्जाम के ऊपर, ताकि आप कोई एक्सक्यूज ना दे पाओ कि भाई इसकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं हो पाया, आपकी वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये चीज रहेगी। तो भाई इसके लिए तैयार होइएगा कि भाई ये चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप इसके लिए मेंटल तैयार रहोगे तो आप इस चीज को अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी है। नेक्स्ट आपको टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। भाई टाइमिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमिंग की वजह से कई बार एग्जाम छूट जाता है। अगर आपके पास है पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 और पेपर 2 की अगर बात करें तो भाई पेपर 1 में है आपके पास 60 मिनट्स, और नहीं मतलब ऐसे होता है, हम लोग जैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है। तो पेपर 1 के लिए आपके पास 60 मिनट्स और टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस। और पेपर 2 में है आपके पास 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स का मतलब है 120 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड होता है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में देखेंगे आप कि आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस जो है वो होने चाहिए आपके अटेम्प्ट 50 मिनट्स में।
50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन, दैट मीन्स एक को 1 मिनट दोगे, इससे ज्यादा मत दो ना, ठीक है। तो भाई अगर मैं आप लोगों से पूछूं, भाई आप लोग प्लीज मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 1 मिनट काफी नहीं है क्या किसी सवाल के लिए? काफी है, काफी है भाई। अगर आपको आता होगा ना तो काफी है। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया अगर आप ध्यान से सोचोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस के लिए 50 मिनट्स काफी नहीं है क्या? बहुत ज्यादा काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बच गए 10 मिनट, बच गए आपके पास, तो भाई आपने यहाँ पे बचा लिए 10 मिनट और बचाने हैं। ये कंपल्सरी है, ये रूल है, ठीक है। रूल क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने बनाया है अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, हम लोगों ने बनाया है कि आपको लास्ट में 10 मिनट तो बचाने हैं पेपर 1 में। अगर पेपर 2 की बात करें तो आपके पास है 100 क्वेश्चंस और ये आपके कंप्लीट होने चाहिए 100 मिनट्स में। कितने? 100 मिनट में, ठीक है। 100 मिनट में आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। दैट मींस यहाँ पर आपने बचा लिए 20 मिनट्स, बचा लिया आपने 20 मिनट्स, यहाँ पे बचा लिए। अभी जो 20 मिनट्स आप लोगों ने बचा लिए, 20 एंड 10, ये हो गए आपके 30 मिनट्स। 30 मिनट आप लोगों ने बचा लिए आपके लास्ट में। तो ये बड़ा जरूरी है कि लास्ट में आपके पास 30 मिनट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट में 30 मिनट्स होंगे तब आप उनके ऊपर देख पाओगे भाई, जो भी आपके क्वेश्चंस बच गए होंगे, जो आपके रह गए होंगे, आप उनको अच्छे से अचीव कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और जरूरी है कि अगर 50 मिनट में जितने भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, उनके अलावा उनको बाकी को छोड़ देना। एग्जाम्पल, अगर 50 मिनट आपके कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक केवल आपके अटेम्प्ट में 43 आपने अटेम्प्ट किए, बाकी जो बच गए 8 हैं उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, क्योंकि वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। प्लानिंग का हिस्सा क्या है कि भाई 50 मिनट में जितने भी आपके सवाल होंगे उतने ही आपने अटेम्प्ट किए, बाकी छोड़ दो। ये प्लानिंग स्ट्रेटेजीज एक दिन में नहीं होती है और ये प्लानिंग स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट भी एग्जाम में नहीं होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्लानिंग के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस और वो आता है प्रैक्टिस से। बाकी 100 मिनट में आपके जितने भी पेपर 2 में हो जाएंगे, चाहे 80 मान लो, 80 आपने अटेम्प्ट कर लिए, बाकी आपने छोड़ दिए, तो कितने बच गए? 28 क्वेश्चन बच गए। तो भाई 28 क्वेश्चंस के लिए लास्ट के 30 मिनट्स है ना, तो 28 जो आपके बच गए हैं उसके लिए लास्ट में जो आधा घंटा आपने बचाया है वो उसमें अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, वो भी आपने छोड़ दिए, ठीक है। तो भाई जिसके ऊपर आपको, जो आपको आते हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, जो आपको नहीं आते छोड़ दिए, तो 50 मिनट में 50 के 50 आप कर पाओगे, जिसमें से आपने 43 वो हैं आपके जो आपको आते हैं, 8 वो ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा। बाकी रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपके पास है 100 क्वेश्चन, जिसमें से 80 वो हैं जो आपको आते हैं और 20 ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो वो आपके होंगे लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आपके पास सोचने का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा इम्प्लीमेंट होने का जो प्लानिंग। तो ये प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई तो आपको इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग। किस तरीके से आप अपने एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, नंबर 1, डोंट हेस्ट टू आंसर फॉर द क्वेश्चंस। भाई अगर आपके पास कोई भी सवाल है उसका जल्दबाजी में आंसर मत देना। जल्दबाजी में आंसर अगर आपने दिया तो वो भी आपकी गलतियां हैं, वो भी आपके एरर्स हैं। आपको पेपर अगर आता है तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, कई बार चीजें गलत हो जाती हैं। तो पहले पेपर को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के मीनिंग को समझो। कई बार पता है क्या मतलब होता क्या है, मैंने क्लास में कुछ पूछा तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ और आंसर देते हैं। भाई मैंने पूछा क्या है, पहले उसको तो समझो। आता है आपको वो मुझे पता है, बट मैंने जो पूछा है वो आपने समझा ही नहीं और आपने कुछ और आंसर दे दिया। भाई अगर आपने कुछ और आंसर दे दिया तो वहीं के वहीं आपका आंसर गलत है। तो किस तरीके से पूछा गया है और किस तरीके से आपने आंसर दिया है उसको रिलेट करना पड़ेगा। तो जब भी आपके सामने कोई सवाल आता है तो जल्दबाजी मत करिएगा। 1 मिनट काफी होता है क्वेश्चन को समझने के लिए, बट हाँ ये उसी को पता होगा जिसने प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको पता है कि 1 मिनट में क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता है। अगर अभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो 5 दिन काफी है प्रैक्टिस करने के लिए, अभी भी वक्त है, ठीक है। रीड द नेगेटिव क्वेश्चंस ट्वाइस। मैंने अपनी क्लास में बहुत बार बोला है कि जो भी आपके नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे उनको 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि कई बार नेगेटिव क्वेश्चंस के आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। फिर हम लोगों को लगता है कि यार अरे मैंने तो देखा ही नहीं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैंने तो देखा ही नहीं।
तो ये मत करिएगा। तो आपको जो आपके नेगेटिव क्वेश्चंस हैं वो आपको 2 बार पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, एंड जो आपके सीक्वेंशियल क्वेश्चंस होते हैं ना, और एजर्शन एंड जो आपके रीजंस वाले होते हैं सवाल, ये होते हैं आपके लॉजिक बेस्ड। ठीक है, इसमें आपको निकालना है लॉजिक। तो भाई अगर आपने इसमें लॉजिक निकाल दिया तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर, एंड डेफिनेटली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल इंप्रूव योर मार्क्स। तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आपको इनके जो लॉजिक है ये समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपको बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स इसमें नहीं जाने चाहिए। यूज डिडक्टिव अप्रोच फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सवाल है और इस सवाल के 4 ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे डिडक्टिव अप्रोच, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। एलिमिनेशन मेथड, भाई जो आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो सबसे पहले। एलिमिनेशन मेथड, भाई मुझे लगता है कि ये और ये नहीं हो सकता। इफ यू आर यूजिंग लॉजिक, तो उस लॉजिक की वजह से आप इतना पहले ही देख के समझा दोगे कि भाई फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकता, लॉजिक में ये आता ही नहीं है, तो भाई फर्स्ट सेकंड आपको वहीं के वहीं हट गया। अब आपके पास है 2 ऑप्शंस, तीसरा एंड चौथा। तो थर्ड एंड फोर्थ में जो ज्यादा रिलेट हो रहा होगा, जो ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो वही होगा इसका आंसर। दैट मींस आप यहाँ पर यूज कर रहे हो एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चेक ऑल द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस एट द लास्ट। कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे होते जिन्होंने ये बताया होगा आपको कि यार लास्ट में मेरे से पता है ये मिस्टेक हो गई कि लास्ट मैंने सारे अटेम्प्ट हुए थे, मैंने सारे अटेम्प्ट किए मैम, मैंने ये भी अटेम्प्ट किया, मैंने मतलब पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन लास्ट में जब क्वेश्चंस को मैंने देखा तो वो अटेम्प्ट ही नहीं हुए थे और मेरा पेपर रह गया, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, मेरा इतना अच्छा पेपर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, बिकॉज लास्ट में जो मैंने टिक मार्क किए थे वो वहां पे सिलेक्ट ही नहीं हुए। ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो हाफ एन आवर है वो आपने दिया ही नहीं अपने आप को। लास्ट का आधा घंटा आपको देना क्यों जरूरी है? ये सारी बातों के लिए, ताकि कुछ रह जाए, कुछ छूट जाए, वो आपका वहीं के वहीं सॉल्व हो सके। ठीक है, अगर आपके पास हाफ एन आवर होगा तो दोबारा से आप सारे अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देख पाओगे कि भाई कौन सा छूट गया, कौन सा रह गया, क्योंकि आपको पता है एक भी सवाल अगर छूट गया जो आपको आता था, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आपके परसेंटेज के ऊपर। एक एक नंबर से लोगों का एग्जाम रह जाता है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, और जिनका 1 नंबर से एग्जाम रह जाता है ना, सबसे ज्यादा दुख उनको होता है, सबसे ज्यादा दुख। ठीक है, तो ये वाली जो गलतियां ये आपके साथ भी हो सकती हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, फॉलो करिएगा, एग्जाम टाइम में नहीं, अभी अभी इसको इंप्लीमेंट करो, अभी इसको एक्सपेरिमेंट करो, अभी इसको प्रैक्टिस करो कि भाई किस तरीके से 50 मिनट्स में आपके 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं, ये प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप फिर भी इन सारे प्रिपरेशन से, इन सारी प्रैक्टिसेस से अगर आपको दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपको लग रहा है मैम मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ, मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूंगी, तो उनके लिए मेरा केवल एक रिकमेंडेशन है कि रिलैक्स रहो भाई, ये केवल एग्जाम है। ठीक है, ये वो भी ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट। कैसा है ये? मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला एक स्टेप है यूजीसी नेट एग्जाम। जब आपका ये एग्जाम क्लियर होता है तब आपके लिए पीएचडी भी इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए डीप नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च पेपर्स भी आपको देखने पड़ेंगे, पब्लिश करने पड़ेंगे। तो भाई वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये तो केवल एग्जाम है, समझ रहे हो? तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये जस्ट एक पहला एग्जाम है। अगर इसी को अपने बड़ा इशू बना दिया तो बाकी की लाइफ कैसे निकालोगे? और यही रीजन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हर कोई अच्छा नहीं बन पाता। ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, अच्छा मैं टीचर क्यों बनी, क्योंकि और भी प्रोफेशंस थे, और ऑफ कोर्स किसी से बच्चे से अगर आप स्कूल में पूछोगे कि भाई आपको क्या बनना है, तो वो बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। और टीचर बनना है किसी भी बच्चे के मुंह से आपने सुना नहीं होगा। ऑफ कोर्स मैंने भी कभी नहीं बोला कि मुझे टीचर बनना था, बट मैं टीचर हूं आज, क्योंकि एक वक्त पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में एक टीचर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब एक बच्चे की लाइफ में
टीचर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो स्कूल का टीचर हो चाहे वो किसी कॉलेज का टीचर हो। कॉलेज के टीचर्स की अलग इंपॉर्टेंस होती है, स्कूल के टीचर की अलग इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उन दोनों का वक्त अलग होता है। जो स्कूल में बच्चे होते हैं उनका वक्त अलग होता है, जो कॉलेज में बच्चे होते हैं उनका वक्त अलग होता है। उनकी लाइफ में काफी सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो एक टीचर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसने भी उसी चीज को देखा था, उसी चीज को फेस किया था। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे लाइफ में एक टीचर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, तो मुझे लगा कि भाई कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए एक अच्छा टीचर होना कितना ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज माय मोटिवेशन, दिस इज माय मोटिवेशन कि मुझे लगता है कि सोसाइटी में अच्छे टीचर्स का होना कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जैसे जो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ हुआ, एज अ स्टूडेंट जो मेरे साथ हुआ, वो बाकी किसी के साथ ना हो। दैट मीन्स अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो अच्छे बनो, अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर लोग जाने, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें। और चाहे आप स्कूल के बनो टीचर या फिर किसी कॉलेज के टीचर बनो, टीचर होता है, टीचर होता है। तो वो जो टीचर की जो कैपेबिलिटीज है वो एक एग्जाम की वजह से नहीं होगी कि भाई आपका एग्जाम क्लियर हुआ तो आप टीचर हो, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप टीचर नहीं हो। नो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कैपेबिलिटीज। तो भाई जस्ट रिलैक्स, इट इज जस्ट एग्जामिनेशन। इस बार क्लियर नहीं हुआ, दोबारा क्लियर होगा, उसके बाद दोबारा क्लियर होगा, कोई बात नहीं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रिपरेशन। तो भाई जो आपने प्रिपेयर किया है उसको स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करो, प्लान तैयार करो। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो एग्जाम तो अपने आप क्लियर हो ही जाएगा। तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। So just relax and take a deep breath and start preparing again. 5 दिन काफी होते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड यस, अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और अगर आपके पास डीप नॉलेज होगी तो जरूर आप एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनेंगे। ओके, चलिए भाई, सक्सेस इज नॉट अ वन डे इवेंट, एक दिन की बात नहीं है भाई, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज नॉट अबाउट ओनली वन एग्जामिनेशन कि भाई मेरा अगर DSSB का एग्जाम क्लियर हो गया, मेरा अगर UGC का एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरी लाइफ सेट है। अरे किसी की लाइफ सेट है, मेरा एग्जाम हुआ 4 बार क्लियर, बट बार बार मुझे करना पड़ेगा। अपडेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये जो अपडेशन है ना, ये आपकी कंटिन्यू होनी बड़ी जरूरी है। तो एक बार एग्जाम क्लियर करके आप कुछ नहीं उखाड़ने वाले, ठीक है। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है, सक्सेस के लिए आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप सोचो कि मैं 5 दिन में एग्जाम निकाल दूंगा, पता नहीं किस तरीके से आपने बोला है, क्योंकि इसके लिए सालों साल की मेहनत लगती है, सालों साल की प्रिपरेशन लगती है। लेकिन हाँ, अब जो 5 दिन है, 5 दिन में आपकी फाइनल जो स्ट्रक्चर है वो जरूर तैयार हो सकता है। फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल प्रिपरेशन और जो आपने प्रिपेयर किया है उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस, आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये जरूर 5 दिन में हो सकती है, ये मेरी गारंटी है। और ये ज्यादा जरूरी है उस डीप प्रिपरेशन से, क्योंकि जो एग्जाम क्लियर होता है वो आपकी इस प्रिपरेशन की वजह से क्लियर होता है। कितने लोग हैं जो कितने इंटेलिजेंट है बट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, क्या रीजन उसके पीछे? वो ये रीजन है क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो आपकी प्रिपरेशन होगी उसके ऊपर आपका एग्जाम क्लियर होना डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हुई है। जो एग्जाम ये वाला आपका है, तो आई रियली होप कि इस बार एग्जाम जरूर आपका क्लियर होगा, एग्जाम भी क्लियर होगा, आप चीजें भी अच्छे से कर पाओगे, प्लानिंग, क्योंकि जब आपने अपनी प्लानिंग किया है, अपने एक्सपीरियंस से अपना एग्जाम क्लियर किया है, तो किसी को बता भाई, जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप किसी को बताओगे कि भाई मैंने ऐसे एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस एंड डू योर बेस्ट। और मैं यही चाहूंगी कि इस बार आपका एग्जाम क्लियर होके आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। और अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू है तो वीडियो को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए ना तो मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो हमारा ऑफिस नंबर है वो दिया हुआ है, ताकि क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझे बताएंगे अपने बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड स्टडी वेल एंड स्टे कनेक्टेड।